नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा थे। राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। काफ़ी साल बीत गए थे। एक बार वो अपने गुरुजी से मिले। गुरुजी से बोले, गुरुजी, क्या हमें संतान का सुख नहीं मिलेगा? गुरुजी ने कहा, आप प्रजा की भलाई हेतु कार्य करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। राजा ने अपने प्रजा की भलाई के लिए तमाम सारे कल्याणकारक कार्य किए और एक दिन ऐसा हुआ जब उन्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली कि महारानी इस समय गर्भवती है। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा एक एक दिन करके इंतज़ार करने लगे, कब वो क्षण आएगा, कब वो पल आएगा जब एक नन्हा शिशु हमारे आंगन में आएगा। समय जाते देर नहीं लगता। आखिर वो भी पल आ गया जब महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी कन्या को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। राजा अपने कन्या की किलकारियों में ही खोए रहते थे और ऐसे में कब वो कन्या बड़ी हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। अब उनकी कन्या 16 वर्ष की हो गई थी, तो उन्होंने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर। राजा ने काफ़ी खोजबीन किया और कई वर्ष निकल गए, परंतु उन्हें कोई योग्य वर मिला नहीं। राजा निराश हो गए। कन्या की उम्र जा रही थी। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि योग्य वर कब मिलेगा। इसी दुविधा में राजा एक बार फिर अपने गुरु के पास गए। गुरुजी से अपनी बात रखी। गुरुजी ने बोला, मुझे कन्या की कुंडली दिखाइए। राजा साहब ने कन्या की कुंडली दिखाई। गुरुजी ने कुंडली देखकर बोला, राजकुमारी बहुत भाग्यशाली है। उनका विवाह उस वर से होगा जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र का निशान होगा। राजा को संकेत मिल चुका था। राजा वापस महल में लौट आए और अपने मंत्री जी को बुलाकर बोला, मंत्री जी, आप योग्य वर की तलाश करें जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र का निशान हो, और आपको मैं 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल के अंत तक यदि आपने योग्य वर की खोज नहीं की तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। मंत्री जी 1 साल के हिसाब से राशन पानी लेकर निकल पड़े और वो नगर नगर, द्वारे द्वारे राज्य के इस कोने से उस कोने तक पहुंच गए। साल बीतने को आ रहे थे। मंत्री ने अभी उचित वर की तलाश नहीं कर पाई थी। मंत्री का साथ लाया हुआ राशन भी खत्म होने को था और उसके मुद्रा भी खत्म हो रही थी। एक समय वो भी आया जब मंत्री के पास कुछ नहीं बचा, पर उसे योग्य वर ना मिला। ऐसे में वो जहाँ ही शाम होता वहीं सो लेता, जिसके दरवाजे पे जो कुछ मिल जाता वही खा लेता, और 1 साल बीत गया। मंत्री को उचित योग्य वर नहीं मिला। मंत्री ने सोचा, वापस जाकर क्या फ़ायदा, वैसे भी मौत वहाँ भी है, क्यों ना मैं अपनी जान यही दे दूँ। ऐसा सोचते अनमने मन से वो चलता जा रहा और वो थक गया। वो एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया और इतने में ही उसे नींद आ गई। वो वहीं पे सो गया। उसकी तंत्रा तब भंग हुई जब उसके कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। उसकी जाग हुई। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा लगभग हो चुका था। उसको लगा कि आसपास जरूर कहीं शेर है। ऐसा सोचकर वो उसी पेड़ पर चढ़ गया और खूब ऊपर जाके एक डाली से चिपक कर बैठ गया। काफ़ी समय हो गया बैठे बैठे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मंत्री को उसी पे बैठे बैठे नींद आ रही थी कि इतने में मंत्री को आभास हुआ कि जैसे आसपास ही कोई शेर चला आ रहा है, और मंत्री का गला तब सूखने लगा जब उसने देखा कि वो शेर उधर ही चला आ रहा है। मंत्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि अब गए कि तब गए, और हैरान तो तब हुआ जब वो शेर सीधे उसके पेड़ के नीचे आ गया।
मंत्री आंख बंद किए चुपचाप बैठा रहा और परमात्मा को याद करने लगा, भगवान अब तुम ही मेरी रक्षा करो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। इतने में आवाज़ आई, तुम छिपके क्यों बैठे हो, नीचे आ जाओ। मंत्री ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, घना अंधेरा था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जिधर से आवाज़ आई थी, जब उसने उधर ध्यान दिया तो उसने देखा वहाँ उजाला था। मंत्री ने सोचा, ये क्या। इतने में आवाज़ आई, नीचे आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मंत्री परेशान। मंत्री सोचा, आप क्या करें, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। मंत्री ने सोचा, अब तो मेरी जान गई, पर क्या हुआ, वैसे भी मरना है ही, राजा के पास जाएंगे तब भी मरेंगे ही, इससे अच्छा यही शेर ही मुझे खा ले। चलो कोई बात नहीं, ऐसा वो मन में सोच के और भगवान को याद करके धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। मंत्री जब पेड़ से नीचे उतर कर पहुँचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो देख रहा है सामने जो शेर है उसके मस्तक पर अर्धचंद्र का निशान है। मंत्री दंग रह गया। मंत्री नीचे पहुंचा तो सोच रहा है, क्या ये आवाज़ इसी शेर से आई थी? आवाज़ तो मनुष्य की लग रही थी। इतने में शेर ने बोला, मुझे सब पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप जाकर अपने महाराज से कह दीजिए कि आज के 15वें दिन लग्न का मुहूर्त है, मैं बारात लेकर आऊँगा। मंत्री हैरान, भाव विस्मित होकर वो देख रहा था। कुछ बोलने को उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, मन ही मन उसकी बात हो रही थी। इतने में उस शेर ने बोला, महाराज से कह दीजिएगा कि बारातियों के लिए 2500 बकरे की व्यवस्था कर देंगे। मंत्री ने शेर की ये बात मानकर वापस चलने के लिए सर हिलाया। मंत्री वापस आकर राजा को बताया कि राजकुमारी के लिए उचित वर मिल गया है। तो राजा सुनकर फूले नहीं समाये, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा अब सोच रहे थे कि जल्दी ही हम अपने दामाद के सामने होंगे। राजा बहुत खुश थे। अब वो समय भी आ गया जिस दिन बारात आने वाली थी। राज्य के सभी लोग बारातियों के स्वागत के लिए हाथों में पुष्प लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में दूल्हा बना शेर बारात लेकर आया। शेर की बारात में बहुत सारे शेर और चीते थे, जिसको देखकर राज्य के लोग जल्दी जल्दी अपना दरवाज़ा बंद कर लिए और दहशत में आ गए। कोई बाहर नहीं निकला, पर दूल्हे रूपी शेर के सारे बाराती चुपचाप चले आ रहे थे। कोई किसी को नहीं नुकसान कर रहा था। धीरे धीरे करके ये लग्न मंडप तक आ गए और सुनिश्चित मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह उस शेर रूपी दूल्हे के साथ हो गया। राजा ने कन्या के विवाह के पश्चात विदाई की व्यवस्था किया। राजा ने विदाई में अपनी कन्या को बहुत सारे हाथी घोड़े और हीरे मोती जवाहरात दास दासियाँ सब दिए। शेर रूपी दूल्हा राजकुमारी को साथ लेकर चल दिया। शेर अपनी पत्नी को लेके जब महल से बाहर पहुंचा तो उसने सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी घोड़े पैदल दास दासियाँ सबको वापस भेज दिया। बोला, हम आपका कोई सामान नहीं ले सकते, आप सब वापस जा सकते हैं। और आगे बढ़ गया। आगे जाते जाते जब जंगल के पास पहुंचा तो वहाँ पर उसने अपने सभी साथियों को, जो उसके साथ चीते और शेर थे, उन सबको विदा किया। बोला, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। और वो आगे बढ़ गया। आगे जंगल घना होता जा रहा था। राजकुमारी बहुत हिम्मती थी। उसके मन में कुछ नहीं आया कि मेरी शादी शेर से हो रही है, कि मेरे पिताजी ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, या मैं अब क्या करूँगी ये शेर के साथ। कितनी सारी बातें आ सकती हैं।
पर राजकुमारी कुछ नहीं बोली। जैसे जैसे उसके पिताजी ने शादी कराई वो उसी तरह से आगे बढ़ती रही। और अब जब शेर ने उससे बोला, आगे का रास्ता आप नहीं तय कर सकती, आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, तो राजकुमारी ने फिर मौन स्वीकृति देते हुए राजकुमारी उसके पीठ पे बैठ गई। मुझे तो ऐसे लग रहा कितना वो डर रही होगी। और वो चले गए। और फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद राजकुमारी की माँ ने कहा कि बेटी का कुशल क्षेम जानना है। तो राजा जी ने पुनः मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री से बोला, मंत्री जी जाइए और मेरी पुत्री का कुशल क्षेम लेकर आइए। मंत्री अपने मन में सोच रहा था, पता नहीं राजकुमारी जिंदा भी होगी कि नहीं, वो शेर उसे खा गया होगा कि पता नहीं क्या होगा, पर मरता क्या ना करता, आखिर उसे तो राजा की बात माननी ही थी। ऐसा सोचकर वो चल दिया और चलते चलते उसी पेड़ के पास आ पहुंचा जिस पेड़ पर वो पहले भी बैठा था। उसी पेड़ के पास वो पहुंच के पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे बैठ के वो और ऊंची डाल पे जाके बैठ गया और सो गया। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और इसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इतने में इसकी तंत्रा टूटी जब इसको कोई दहाड़ की आवाज़ सुनाई दिया। ये अपने चारों तरफ देख रहा है, अंधेरा घना था। तभी आवाज़ आई, आप नीचे आ जाइए, मुझे आपके मन की सारी बात पता है। ये नीचे उतरा। अब ये अपने मन में सोच रहा है, पता नहीं राजकुमारी बची भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो नीचे पहुंचा। जैसे नीचे पहुंचा, शेर ने बोला कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए जिससे मैं आपको राजकुमारी के पास तक पहुंचा सकूं। मंत्री को बहुत डर लग रहा था, एक तो अंधेरा और ऊपर से शेर। मंत्री अपने मन में सोच रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, भगवान तुम्हें बचाना, भगवान तुम्हें बचाना। मंत्री शेर के पीठ पे बैठ गया और शेर उसको लेकर चल दिया। घने जंगल से गुजरने के बाद आगे एक खाली मैदान था। खाली मैदान से चल के आगे आने पर एक छोटा सा जलाशय था और उससे सटी हुई सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि आगे टीले की तरफ जा रही थी। शेर ने मंत्री को बोला, अब आप यहीं उतर जाइए और उन सीढ़ियों से चढ़ के आगे जाएंगे तो आपको राजकुमारी मिल जाएंगे। मंत्री उतरकर उन सीढ़ियों के पास पहुंचा और सीढ़ियों से चलते हुए टीले के दूसरे छोर में उतरा। फिर क्या देख रहा है, इतना सुंदर वातावरण कि मंत्री की आंखें ही चौंधिया गई। मंत्री ने देखा बहुत सुंदर सुंदर लताएं फैली हुई हैं। एक साइड में खूब अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे जिसके तरफ से बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो मंत्री को मोहित किए जा रही थी। और एक तरफ मंत्री ने देखा बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ है और उससे चलते हुए वो एक दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कालीन पे चलकर मंत्री जी राजकुमारी के सम्मुख पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले राजकुमारी अपने सिंहासन से उतरकर नीचे आई और हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंत्री से बोली, मंत्री जी हमारे स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे राजकुमारी स्वर्गलोक में है। राजकुमारी ने अपना कंगन उतार कर देते हुए बोला, मंत्री जी मैं कुशल क्षेम से हूँ और ये कंगन आप लेकर मेरी माँ के पास जाइए और उन्हें मेरी कुशल क्षेम दीजिएगा। मंत्री जी ने बोला, बेटी एक बार तुम भी चलती। तो राजकुमारी ने बोला, नहीं मंत्री जी, आपको पता है आपके जो दामाद जी हैं ये धर्मराज हैं। मेरे कर्म कुछ ऐसे थे जिसके नाते मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा, पर अब वो मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब मैं अपने पति के साथ वापस आ गई हूँ। इनका शेर का वेश नहीं है, ये अपने असली रूप में पृथ्वी पर जा नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने ऐसा वेश बनाया हुआ है और मैं बहुत अच्छे से हूँ और आप जल्दी से निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि यदि आप यहाँ रात रुक गए तो आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। ऐसा सुनकर मंत्री फौरन वहाँ से वापस आने के लिए चल दिए। मंत्री सीढ़ियों से उतरकर
जलाशय के पास जैसे पहुँचे उन्हें वो शेर मिल गया। शेर ने बोला, आपके पास समय बहुत कम है, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, मेरे पीठ पे बैठ जाइए। शेर ने मंत्री को पीठ पे बिठा लिया और वापस अपनी चाल से चलते हुए जंगल से बाहर छोड़ दिया। मंत्री ने पहुंचकर रानी को कुशल छेन दिया और निशाने के तौर पर वो कंगन दिया। कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे के लिए हम कितना अच्छे से अच्छा ना कर दें, पर विधि का विधान जो होता है वो होकर ही रहता है। तो राजा भी अपनी पुत्री के भाग्य को नहीं पलट पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं क्लिक कर दें। धन्यवाद।